राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, जनरल एप्टीट्यूड के इस सेशन में, पिछले सेशन में हम लोगों ने परसेंटेज टॉपिक को कंक्लूड किया था और उस टॉपिक में हम लोगों ने परसेंटेज में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सबको हम लोगों ने डील किया था। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने उस पर काफ़ी प्रैक्टिस किया होगा। और मित्रों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मित्रों, हिंदी में इसको अनुपात एंड समानुपात बोलते हैं, मतलब अनुपात और समानुपात बोलते हैं। और पिछले अपने जो पिछला टॉपिक था प्रतिशत या परसेंटेज, उससे और इसमें काफ़ी ज़्यादा समानता है। कैसे समानता है वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। जैसे कि परसेंटेज में हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे 20%, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही परसेंटेज दिखाई दे उसको फ्रैक्शन में मार दो। तो फ्रैक्शन में मारोगे तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ परसेंटेज साइन है, इसको अगर नीचे लाओगे तो 20/100 होगा, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो 1 और यहाँ पे 5, यानी 1/5। ठीक है, या 1/5 बोल लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेशियो और प्रोपोर्शन में कैसे समानता है वो देखो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ये अपना फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, और इसको हम लोग 1:5 भी लिख सकते हैं। हम कोई दिक्कत, उम्मीद है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि परसेंटेज जो है ना, परसेंटेज ये फ्रैक्शन, इसको हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसे बोल लो, शक्तिमान ही गंगाधर है या गंगाधर ही शक्तिमान है, बात बराबर है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इतना समानता है परसेंटेज से। ठीक है, तो आज का हम लोगों का टॉपिक यही होने वाला है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पिछले बार जैसे मैंने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें जितने सारे भी टर्म थे उसको मैंने एक्सप्लोर किया था, तो इसमें भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड जितने भी बेसिक बातें हैं उनको भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आऊँगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक बात आप लोग समझ लो। जैसे यहाँ तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ठीक है, अब टाइप ऑफ रेशियो पे आ जाओ मित्रों। टाइप ऑफ रेशियो, 1 मिनट में इसे मिटा दूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे पहला बात तो आप लोग ये समझा कि फ्रैक्शन में जो हम लोग लिखते हैं उसको रेशियो के टर्म में लिख सकते हैं, यानी 1/5 है तो इसको हम लोग रेशियो के टर्म में 1:5 लिख सकते हैं, 1:5 लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ये मैंने बताया। और एक बात और सुन लो, रेशियो क्या होता है। तो रेशियो क्या होता है, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है या स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है वो रेशियो होता है। कैसे, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम लोगों को 25/25:65 है। ठीक है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो 25 को जितने सिंपलेस्ट हो सकता है 5 से कट करो, 5 5 जा 25 और यहाँ से 625, 125 5 जा 625। अब देखो क्या और भी ये कम हो सकता है क्या, इसका और स्मॉलेस्ट फॉर्म आ सकता है, तो जी हाँ आ सकता है। 5 को कट करो, यहाँ पे 5 1 जा 5 और 25 × 5 जा 125। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया, स्मॉलेस्ट फॉर्म आया, ये रेशियो होता है। रेशियो का मतलब यही होता है स्मॉलेस्ट फॉर्म। ठीक है, स्मॉलेस्ट फॉर्म, स्मॉलेस्ट फॉर्म। अब जब रेशियो का मतलब मैं आप लोगों को समझा दिया तो आप लोगों के मन में उत्सुकता आ रहा होगा कि प्रोपोर्शन क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लो। ठीक है, मैं बताता हूं। जैसे प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे रेशियो, दो रेशियो के बीच में रिलेशन बिटवीन 2 रेशियो। ठीक है, जैसे रेशियो को डिनोट करने का समांतर फॉर्म क्या होता है, A:B। ठीक है, और रेशियो देखो यहाँ पे रिलेशन जब निकाला जाता है तो किन्हीं दो के बीच। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे C:D है, और जो प्रोपोर्शन का साइन होता है वो डबल:2 होता है। यहाँ पे सिंगल:2 है, इसको क्या बोलते हैं, इज टू बोलते हैं। और यहाँ पे 2 बार ऐसे आ जाए तो इसको डबल:2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल:2। तो यही प्रोपोर्शन का साइन होता है या सिंबल होता है। तो यहाँ पे डबल:2 मारो, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन, यानी हिंदी में समानुपात। ठीक है, अब दो रेशियो के बीच का रिलेशन, और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन भी समान होता है। इसको और एक्सपेंड करोगे तो ऐसे होगा, A/B
इज टू C/D। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। अभी तक मित्रों आप लोगों को मैंने क्या बताया, एक तो रेशियो को कैसे लिखते हैं, परसेंटेज में दिया हुआ है तो उसका वैल्यू फ्रैक्शन में निकालते हैं और वही फ्रैक्शन अपना रेशियो होता है। और रेशियो को डिनोट कैसे करते हैं, तो A/B ऐसे डिनोट करते हैं। और रेशियो का बेसिक मीनिंग क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बताया। प्रोपोर्शन को कैसे डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है वो मैंने बताया। यानी इस टॉपिक का जो बेसिक मीनिंग होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग टाइप ऑफ रेशियो को जानेंगे कि रेशियो के कितने टाइप होते हैं। अब मैं मिटाता हूं इसको। अब हम लोग टाइप ऑफ रेशियो सीखेंगे। मित्रों कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है और बेसिक को मैं पढ़ाना भूलता नहीं हूं। टाइप्स ऑफ रेशियो, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रेशियो क्या होता है, जनरली 4 टाइप के ही होते हैं और उन्हीं 4 टाइप पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, 4 क्या होता है। हमने 4 पॉइंट आप लोगों के सामने लिखा है और इसी 4 पॉइंट को मैं बताऊंगा। पहला डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो DR बोल लो शॉर्ट में। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो रेशियो गिवन होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। यही डुप्लीकेट रेशियो का होता है मीनिंग। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल अभी आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे 2:3 है, 2:3, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, यानी DR इसका क्या होगा। तो मित्रों इसका सिंपल मीनिंग है DR हो जाएगा, A/B मान लो यहाँ पे है, तो डुप्लीकेट रेशियो 4:9 हो जाएगा। 4:9 कैसे हुआ, ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही सेकेंड टाइप क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो है ना मित्रों, तो यहां पे सब डुप्लीकेट रेशियो कर दो। क्या कर दो, सब डुप्लीकेट रेशियो। और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, SDR। इसका मतलब क्या होता है, पहले का मतलब जैसे कि हम लोगों ने स्क्वायर किया, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट कर दो। तो एग्जाम्पल मैं वही लेता हूं, A/B, या चलो कोई दूसरा ही ले लेता हूं। यहां पे मैंने लिखा 16 और यहां पे 25। तो SDR का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो 16 का स्क्वायर रूट करो, 16 का स्क्वायर रूट इज टू 25 का स्क्वायर रूट। क्या आएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5। तो मित्रों यही अपना SDR होगा, किसका, 16:25 का। ठीक है, दिमाग में आपके दिमाग में पिक्चर पूरी अच्छी तरह से चल रहा होगा जो मैं दिखा रहा हूं यहां पे। अब सब डुप्लीकेट रेशियो के बाद क्या होता है, यहां पे मित्रों डुप्लीकेट रेशियो की हम लोगों ने बात कर लिया है। अब यहां पे क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो जब यहां पे मैं कोई टर्म लिखता हूं तो उस टर्म में ही बहुत सी बातें छिपी रहती है। डुप्लीकेट रेशियो, यहां डुप्लीकेट यानी डबल का मीनिंग आया, ट्रिप्लीकेट तो यहां पे 3 का मीनिंग आएगा। कैसे, वो देखो, TR। मान लो यहां पे A/B मैंने दिया, 2:3 देता हूं और ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इसका क्यूबिक आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 और 3 का क्यूब कितना होगा, 27। तो ये अपना ट्रिप्लीकेट रेशियो आ गया। किसका ट्रिप्लीकेट रेशियो आ गया, 2:3 का। ठीक है, अब ट्रिप्लीकेट रेशियो के बाद क्या होगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। यानी STR। STR का मतलब क्या होता है, क्यूबिक रूट। तो यहां पे A/B, यहां पे मतलब क्या है, 16,
60 नहीं है, क्यूबिक रूट का बात कर रहा है तो वैसा ही टर्म लेना है। तो मान लो यहाँ पे मैं लेता हूँ 64 और यहाँ पे लेता हूँ 125। तो यहाँ पे क्या होगा STR इसका तो मित्रों यहाँ पे अभी हम लोग सब ट्रिप्लिकेट रेशियो पे थे, जिसका मतलब होता है कि कैसे यहाँ पे 64 है 125 है, तो कैसे इनका क्यूबिक रूट निकालना है। पहले पे हम लोगों ने क्यूब रूट की बात किया, यहाँ पे क्यूबिक रूट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 64 को सबसे पहले यहाँ पे 3:64 करो और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 125। इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे आएगा, बेसिक से सॉल्व करो तो 64 4 × 4 × 4, ठीक है। और यहाँ पे 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हम 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे मित्रों देखो यहाँ पे 2 था, कहाँ पे, यहाँ पे 2 होता है, स्क्वायर रूट में 2 होता है। तो यहाँ पे 16 को अगर एक्सपेंड करोगे, देख लो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में देख लो, रूट अंडर 16 है तो इसको 2 बार करेंगे 4 × 4, तो इसका क्या आएगा 4, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे 3 बार को 1 बार लिखा जाता है, तो क्या होगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या होगा 3 बार 5 है तो 1 बार 5 लिखा जाएगा। तो यही अपना सब ट्रिप्लिकेट रेशियो आया। किसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो आया? 64 का और 125 का, ठीक है मित्रों। तो मित्रों अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा उसको एक बार मैं आप लोगों को ब्रीफिंग कर देता हूं। हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया, जिसका हम लोगों ने बेसिक मीनिंग समझा कि रेशियो किसे बोला जाता है, प्रोपोर्शन किसको बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद रेशियो को कैसे डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शन को कैसे डिनोट करते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। और उसके बाद टाइप ऑफ रेशियो मैंने बताया, और टाइप ऑफ रेशियो को भी कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें होता है डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। एग्जाम्पल सहित मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा फिर। मित्रों अब इसी से रिलेटेड एक प्रोपोर्शन को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये भी इम्पॉर्टेंट टर्म है, टॉपिक बोल लो। जैसे कि फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, सेकेंड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, या फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को प्रोपोर्शन कैसे डिनोट किया जाता है वो मैंने बताया। तो A:B, और यहाँ पे प्रोपोर्शन का मतलब होता है C:D, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि 4 टर्म है, ठीक है। इस 4 टर्म में A जो है, A को हम लोग क्या बोलते हैं, A को हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। A को हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। उसी तरह B को क्या बोलते हैं, B को सेकेंड प्रोपोर्शन ना बोल के हम लोग मेन प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है मित्रों, मेन प्रोपोर्शन बोलते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, SSC रिलेटेड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेकेंड प्रोपोर्शन, सॉरी थर्ड प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकेंड प्रोपोर्शन की जगह मेन प्रोपोर्शन, और C में थर्ड प्रोपोर्शन। और D को क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन में क्या होता है कि डायरेक्टली आप लोगों से पूछ दिया जाता है, यानी 2 टर्म दे दिया गया होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, मेन प्रोपोर्शन बताओ और थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। और फोर्थ प्रोपोर्शन में 3 टर्म की रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो खुद, ABC में 3 है, तो 3 में से कोई एक पूछेगा तो 2 का ही रिक्वायरमेंट होगा। कैसे, नहीं समझ पा रहे होगा, यहाँ पे देखो, जैसे कि A, B और C का बात हो रहा है, ठीक है। रेशियो को भी भूल जाओ, ABC का बात हो रहा है, और इसमें से कोई एक पूछेगा तो 2 की ही बात होगा ना। एक पूछेगा तो 2 के बीच रिलेशन होगा। और अगर यहाँ पे D पूछ रहा है, ABCD, और फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल रहा है, तो इन तीनों का यूज हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, फर्स्ट प्रोपोर्शन, मेन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन में 2 टर्म का यूज होगा कैलकुलेशन में, और वही फोर्थ प्रोपोर्शन में 3 टर्म का यूज होगा, यानी ABC तीनों का यूज हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुद्दा क्या आता है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन को कैसे निकाले, हाउ टू फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन,
हाउ टू फाइंड मीन प्रोपोर्शन, फिर कैसे थर्ड प्रोपोर्शन को निकाले और कैसे फोर्थ प्रोपोर्शन को निकाले। ठीक है, अब आओ फर्स्ट प्रोपोर्शन में यहां पे क्या देख रहे हो, ए बी सी, और ए को क्या बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो ए जो निकलेगा ऐसे बी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, मेन प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, मेन प्रोपोर्शन क्या है बी, इसको क्या निकलेगा रूट अंडर ए सी। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे, सी कैसे निकलेगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अब फोर्थ प्रोपोर्शन जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे डी निकालना है। तो डी को कैसे निकालेंगे, बी और सी को मल्टीप्लाई करो और ए से डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया गया, कुछ डाटा जैसे कि 1/4 और 1/9 दो डाटा दिया गया, और दो डाटा से आप लोगों से पूछा गया कि पहला प्रोपोर्शन निकालो। ठीक है, तो पहला प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे ये आप लोग बताओ। इसी डाटा से आप लोगों से पूछ लिया जाए मेन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है वो बताओ। ठीक है, फिर फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें तो यहां पे तीन डाटा की रिक्वायरमेंट है, तो तीन डाटा यहां पे 12, 16 और 18 मैं दे देता हूं, और इससे मैं आपसे पूछूंगा कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, b इंटू सी इंटू ए होता है। तो मान लो ये a है, ये b है, ये c है। तो कैसे निकलेगा फोर्थ प्रोपोर्शन, b इंटू सी, b की वैल्यू 16, c की वैल्यू 18 और a की वैल्यू 12। ठीक है, अब इसको काट कूट करो। ठीक है, तो काट कूट कैसे करेंगे, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 2 8 जा 16 और यहाँ पे क्या होगा 24। तो ये अपना फोर्थ प्रोपोर्शन, इस दिए गए वैल्यू का, इस दिए गए डाटा का फोर्थ प्रोपोर्शन अगर हमसे पूछा जाए तो क्या होगा 24, और कैसे निकलेगा b इंटू सी अपॉन ए। अब उसी तरह अगर मीन प्रोपोर्शन इसका पूछा जाए कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो आप लोगों को क्या करना है, रूट के अंदर लाना है। रूट के अंदर लाना है जितने भी डाटा दिए गए, तो दो डाटा ही दिए गए हैं 1/4 और 1/9। इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को बाहर ले आओगे तो क्या होगा 1/4, या डायरेक्ट पहले इसको कैलकुलेट करो ऐसे, तो 1/36 होगा। अब मित्रों 1 का बाहर ले आओगे तो 1 ही होगा, और 36 को बाहर लाओगे तो 6 होगा। ठीक है, कैसे देख लो, ये रूट अंडर 1 और रूट अंडर 36। अब रूट अंडर 1 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 1, इसको क्या लिख सकते हैं 36 को 6 इंटू 6। अब स्क्वायर रूट है तो 2 बार 1 है तो 1 बार 1 आ गया, 2 बार 6 है तो 1 बार 6 आ गया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो अब तक मैंने आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जितने भी बेसिक होते हैं, जिससे कि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या मतलब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रेशियो के मतलब जो मेन क्वेश्चन होते हैं उसको स्टार्ट करने से पहले ये सब टर्म आप लोगों के लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब मित्रों आइए कुछ क्वेश्चंस की ओर, अब रियल क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो रियल क्वेश्चन पहले मैं मिटा लूँ इसको। धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा, और अभी का क्वेश्चन मेरा एकदम बेसिक लेवल का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, दो रेशियो गिवन है, एक A/B, A/B की वैल्यू है 2:3 और B/C, इसकी वैल्यू गिवन है 4:5। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है, A/B/C की वैल्यू बताओ, तो कैसे होगा। तो देखो रेशियो को निकालने के लिए बहुत सारे तरीका है, और बहुत सारे तरीका में जो सबसे आसान तरीका है उसी को मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे आसान तरीका ही कारगर सिद्ध होता है। बाकी तो निकालते रहो, उसकी मतलब कोई अंतर है नहीं। मैक्सिमम नंबर सॉल्व करने के तरीका होते हैं, लेकिन हम लोगों को उन तरीका में जाना नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे आसान मेथड होता है, सबसे आसान तरीका होता है, उसे ही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलो देखो यहाँ बोर्ड की तरफ, यहाँ पे मित्रों A/B
2:3 है इसकी वैल्यू, और यहाँ पे B:C की वैल्यू कितनी है 4:5। अब यहाँ पे तुम ध्यान दो कि कॉमन कौन सा टर्म है, कॉमन B टर्म है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि V की वैल्यू ही सेम नहीं है। अब जब B की वैल्यू सेम नहीं है तो क्या उपाय है, V की वैल्यू सेम करना होगा। कैसे सेम होगा, देखो यहाँ पे 2:3 है और यहाँ पे 4:5 है, तो छोटा को हम लोग बड़ा कर दो या बड़ा को छोटा कर दो। अब बड़ा को छोटा करने के लिए यहाँ पे 1:2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, या 0.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। थोड़ा मुश्किल आ जाएगा, तो क्या करो, यहाँ से छोटे को बड़ा के बराबर कर लो। तो अगर यहाँ से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई इसको करते हैं और इसको इतना ही रहने दो, या 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई ज़रूरत है नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे अब B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4:6, ठीक है। और B:C की वैल्यू क्या है 4:5। अब आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा 4:6। यहाँ पे 4 और 4 की वैल्यू देखो सेम है, ध्यान से देखते चलना, 4 और 4 की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिख सकते हैं 4:6:5। नहीं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, और अपना टारगेट क्या था, B को कॉमन करना है, यानी इन दोनों को एक समान करना है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, नहीं करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, सोचो कि B हम लोगों का इक्वल आ जाए। यहां से मित्रों 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करो, नहीं आया। अब 4 से मल्टीप्लाई करो, और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करो। इक्वालिटी लाने का यही होता है, जो दूसरे का है उसके पहले से उसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, और इसके कोफिशिएंट से इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे B 4 है, तो हम लोगों ने इस पूरे टर्म में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ में B का टर्म 3 है, तो इस पूरे टर्म में हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, और यहाँ पे 4 3 जा 12, और 5 3 जा 15। अब देखो B भी सेम है, बिल्कुल सेम है। तो अब A की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो A:B:C, ठीक। एक जगह पे क्या लिख सकते हैं 8, B की जगह पे दोनों इक्वल है 12, और C की जगह 15। तो यही हम लोगों का आंसर होने वाला है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो इससे भी मैं आसान मेथड आप लोगों को अभी बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, जो मैंने बताया उसको समझने के दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। मैंने इसमें किया कुछ नहीं है, 2 डाटा गिवन है, A:B की और B:C की, ठीक है। और हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया है कि A:B:C क्या करना है। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है B, तो हम लोगों का टारगेट क्या है कि B को बराबर कर दो। अब B बराबर कैसे होगा, जो कोफिशिएंट B का है दोनों में, उनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक में 3 है, तो 3 को हम लोगों ने दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरे में B की वैल्यू 4 थी, तो पहले वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसलिए हम लोगों का यहाँ पे B कॉमन हो गया, एक जैसा हो गया, इक्वल हो गया, और 12 वैल्यू हो गया यहाँ पे 12। तो 8:12:15 ये हम लोगों का आंसर हो गया। और जिन बच्चों को अब समझ में नहीं आया गया होगा वो अब देखो, अब रॉकेट मेथड। रॉकेट मेथड क्या है, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे डाटा गिवन है A:B और B:C, तो यहाँ पे क्या कर लो तुम A:B:C, ठीक है, डायरेक्ट लिख लो। और यहाँ पे क्या है 2:3, और V की वैल्यू क्या है 4:5, तो B:C अब यहाँ पे लिख लो, इसके नीचे 4:5। मित्रों ये रॉकेट मेथड है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। अब देखो A:B और B:C, यहाँ पे कुछ जगह आपको वैकेंट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे वैकेंट है कुछ, और यहाँ पे भी वैकेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैकेंट वाला है ना, देखो किसी की भी मित्रता पड़ोसी से ज़्यादा होता है, और यहाँ पे जो पड़ोस में है उसको ही लिख डालो तुम। तो A:B 2:3 है, तो C B और C के बीच में पड़ोसी 3 है या 2 है, तो C का पड़ोसी 3 ही है, तो 3 ही पहले इसके पास आएगा। कोई फंक्शन हो या कोई पार्टी हो तो एक कौन पहले आएगा, जो इसके नज़दीक है वही आएगा, यानी 3 भर लेगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे ये जगह खाली है और 4-5 में से किसी एक को भरना है, तो मैंने क्या बताया, जो नज़दीक है उसको भरो, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है।
अब पोजीशन हम लोगों ने फिल कर लिया, जो पोजीशन खाली था, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, अब बस मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब देखो डायरेक्ट आ गया कि नहीं, जो हम लोगों ने सॉल्व करके कैलकुलेट करके इतना लाया था वो डायरेक्ट इतना आ गया या नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो मित्रों इस मेथड का नाम है रॉकेट मेथड या जुगाड़ मेथड, कुछ भी बोल दो। जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2। मित्रों अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और आप लोग कैलकुलेशन भी सीखते जाओगे कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे हम लोगों को A/B/C का वैल्यू गिवन है, ठीक है, A/B/C का, और वो वैल्यू क्या है 2:3:4। अब देखो क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछा है, हम लोगों से पूछा है भाई तुम निकालो A/B की वैल्यू B/C/C/A, ठीक है। तो यहां पे यही इसका हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो चलो इसके नीचे हम लोग पुट करते चले। A/B यानी A/B, यहां पे हम लोग क्या डालेंगे 2/3:B/C, तो B/C का क्या होगा 3:4, 3/4 C/A यानी 4/2, ठीक है। अब यहां पे क्या रेशियो को मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जितना भी स्मॉलेस्ट फॉर्म हो या सिंपलेस्ट फॉर्म हो उसके टर्म में लिखो, ठीक है। तो क्या आप लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे। और सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने का क्या तरीका है, जो इसके डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम निकालो। तो डिनोमिनेटर में क्या है 3 4 2, और एलसीएम का मतलब क्या होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो यहाँ पे 3 4 और 2 में कौन आएगा, जो मतलब इन सबसे कट जाएगा 12। या डायरेक्ट बेसिक मेथड से निकालो 3 4 2, बेसिक मेथड से भी निकालो, 2 से यहाँ से लाओगे तो 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 3 × 2 × 1, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 1 जा 12, यानी एलसीएम अपना क्या आएगा 12। तो एलसीएम हम लोगों ने किसका निकाला, यहाँ पे डिनोमिनेटर का निकाला, और डिनोमिनेटर में क्या है 3 4 2, इनका ही एलसीएम निकाला। तो एलसीएम कितना आया 12। अब इस एलसीएम को क्या करना है, इन दिए गए फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करोगे तब अपना सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। देखो 2:3 × 12, 2/3 × 12, 3/4 × 12, 4/2 × 12। इनको काटो, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8:9:24। तो मित्रों ये अपना उत्तर आ गया। जल्दी से नोट डाउन कर लो। और कैसे आया वो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी एक बार और बता देता हूं। मित्रों ABC का डाटा गिवन है, उससे आप लोगों को पूछा जा रहा है A/B/B/C/C/C, इसका मतलब वैल्यू निकालो। तो जो A/B का वैल्यू है वो हम लोगों ने लिख डाला, B/C का वैल्यू है वो हम लोगों ने लिख डाला, C/A का वैल्यू लिख डाला। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म को लिखा जाता है, और यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म था नहीं। तो डिनोमिनेटर को हम लोगों ने क्या किया, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया और जितने भी टर्म थे 3 टर्म उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया जो कि 8:9:24 है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। दो क्वेश्चन को हम लोगों ने सीख लिया। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ नहीं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो किन्हीं दो व्हीकल, मान लो व्हीकल ए है और व्हीकल बी है, ठीक है। इन दोनों का स्पीड दिया गया है
एक और व्हीकल को ले लो सी, 3 व्हीकल है ए बी सी, और इन तीनों का स्पीड दिया गया है और स्पीड का रेशियो है 2:3:4, और इससे आप लोगों को टाइम का रेशियो पूछा जा रहा है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा बताओ। तो एक चीज़ मित्रों बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, चलो बचपन में छोड़ो, स्पीड को क्या बोलते हैं। स्पीड को जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, तो उनकी स्पीड होती है, और स्पीड को डिनोट क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर। ये क्या होता है, स्पीड का यूनिट, यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है। तो यहां पे किलोमीटर क्या होता है, किलोमीटर क्या होता है, किलोमीटर डिस्टेंस ही होता है ना मित्रों, और आवर क्या होता है, टाइम, और यही तो स्पीड का फॉर्मूला होता है। आप लोग भूल जाओ तो ऐसे ही याद कर लो, जैसे कि मान लो कि मैं 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा हूं, तो किलोमीटर क्या है, आवर क्या है, तो किलोमीटर डिस्टेंस को ही मेजर करता है और आवर किसको मेजर करता है, टाइम को, और इन दोनों के बीच के रिलेशन को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे से देखो दो चीज सामने उठ के आती है, एक तो स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस के। ये जब मैं टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करूंगा तो एक बार मैं फिर बताऊंगा, लेकिन अभी जब क्वेश्चन में आ गया तो समझना तुम लोगों के लिए जरूरी है। और दूसरी, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बस इसको स्टार मार्क्स लगा लो, और आज इस क्वेश्चन में इसी का जरूरत है। स्पीड गिवन है और हमसे टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पूछा जा रहा है, तो क्या करोगे मित्रों, देखो यहाँ पे टाइम यहाँ पे लिख डालो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका उल्टा कर दो, 1/2। क्या था, ए था, यहाँ पे बी था, और यहाँ पे व्हीकल सी था। 1/2 यहाँ पे वैसे आ जाएगा 1/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4। और इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को क्या बताया, सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो सिंपली क्या करो, इसका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा इन तीनों का, 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 12, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 12, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 12, क्या आ जाएगा यहाँ पे 6:4:3। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। स्पीड हम लोगों को पूछा गया है, और स्पीड से हम लोगों का टाइम का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग को जानते हैं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो जो स्पीड की डाटा गिवन है उसी को मतलब उल्टा कर दो, और उल्टा कर देने से टाइम का आ गया, ठीक है। और मित्रों मैं आप लोगों को रॉकेट मेथड बताया था, तो इसमें भी मैं आप लोगों को एक रॉकेट मेथड बताता हूँ, और इसको क्या बोलते हैं, कैसे, इनवर्स रेशियो। तो अगर आप लोग नोट करना चाहो तो इसे भी नोट कर लो, हाउ टू फाइंड इनवर्स रेशियो, ठीक है। इनवर्स रेशियो से निकालेंगे और यही टाइम होगा। तो यहाँ पे देखो 3 टर्म है ए बी सी, तो इनवर्स रेशियो निकालने के लिए पहले टर्म को भूल जाओ और बाकी के 2 टर्म को गुना कर दो, वो ए आ जाएगा, यानी 3×4। और बी निकालना है तो बी को भूल जाओ, बाकी 2 टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, 2×4। सी निकालना है तो सी वाले टर्म को भूल जाओ और बाकी 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2×3। मित्रों यहां से भी आपका उत्तर आ जाएगा। देखो क्या इन दोनों उत्तर में क्या कोई डिफरेंस है, इन दोनों उत्तर में क्या कोई डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस है। आप लोगों को डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं लाया होगा। चलो स्मॉलेस्ट फॉर्म में क्या आएगा, 2 से सब कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। देखो आ गया, अब तो इक्वल है ना। तो 2 तरीका है, आप लोग एलसीएम से भी निकाल के कर सकते हो, या इनवर्स रेशियो के मदद से भी निकाल सकते हो, जब 3 रेशियो का डाटा गिवन हो, और 3 रेशियो से एक एक का कैसे निकालना है वो हम लोगों ने सीख लिया। कैसे मित्रों, यहाँ पे देखो 2:3:4, तो यहाँ पे क्या करना है, 2 को भूल जाओ और बाकी जो बचे हुए टर्म है 3 और 4 उनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक वैसे ही बी निकालना है तो यहाँ पे 3 को भूल जाओ और 2 4 को मल्टीप्लाई कर दो, और सी निकालना है तो सी को भूल जाओ और 2 3 को मल्टीप्लाई कर दो, और जो हमारा इसको सॉल्व करके जो स्मॉलेस्ट फॉर्म आएगा वो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो।
क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब की बार मैं क्वेश्चन आप लोगों को लिख देता हूं। Two numbers have a ratio of 8:5. The two numbers have a ratio of 8:5. If big number is 27 more than a smaller number, if big number is 27 switch off 27 more than the a smaller number, then both the sum of the number will be, then both the sum of the number will be। तो क्वेश्चन वही है, बस इसको लैंग्वेज के टर्म में ज़्यादा लिख के आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन में है मित्रों, द टू नंबर हैव अ रेशियो ऑफ 8:5। इफ अ बिग नंबर इज 27 मोर देन द स्मॉलर नंबर, देन बोथ द सम ऑफ द देयर नंबर विल बी। चलो, तो एक तो इसका मेथड होता है बेसिक मेथड, आप लोग निकालो। बेसिक मेथड एक्स के मदद से यूज करके, या जो मैंने आप लोगों को समझाया उसके उस वे से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलो, तो मैं सबसे पहले शॉर्टकट ही जाता हूँ। टू नंबर, तो मान लो ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है, इनका रेशियो क्या है 8:5, और आपसे पूछ रहा है इफ बिग नंबर इज 27 मोर देन द स्मॉलर नंबर। तो इन दोनों के रेशियो में देखो बड़ा रेशियो कौन सा है, जाहिर सी बात है 8, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा 3 यूनिट। और आप लोगों से क्वेश्चन में दिया गया है कि यही 3 यूनिट इफ बिग नंबर इज 27 मोर देन द स्मॉलर नंबर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 से 8 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया है कि 27 मोर देन द स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू 27 के बराबर करो, यहाँ से 1 यूनिट निकलेगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 9। और आप लोगों से फिर पूछा जा रहा है देन बोथ द सम ऑफ द नंबर विल बी, यानी इन दोनों के नंबर को सम कर दिया जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो इन दोनों को पहले सम करो तो कितना आ जाएगा 8 + 5, 8 + 5 यानी 13 यूनिट आया। कितना 13 यूनिट। अब 13 यूनिट की हम लोग को वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 9, इनको 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1117 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। चलो ठीक है, ये तो ट्रिक हो गया। अगर आप लोग बेसिक मेथड से करते आ रहे होगे तो वो भी देख लो, सेम ही होता है। देखो कैसे, टू नंबर हैव अ रेशियो ऑफ 8:5। अब दो नंबर हैं, उनका रेशियो क्या है 8 और 5 का, ठीक है। और उसमें क्या कर रहा है इफ बिग नंबर इज 27 मोर देन द स्मॉलर नंबर। तो मान लो कि छोटा नंबर x है तो बड़ा नंबर 27 ज़्यादा है, तो यही होगा ना, x + 27, बिल्कुल यही होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह दिखाई देगा, 5x + 27 × 5 और यहाँ पे 8x। अब अगर आप 8x की तरफ 5x लाओगे तो यहाँ पे 8x - 5x होगा, और यहाँ पे 27 5 जा क्या होगा 5 7 जा 35, और यहाँ पे 5 2 जा 10 + 3 35। अब 135 की वैल्यू क्या होगी 3x के बराबर होगी। तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ से काट दो, 3 4 जा 12 और 5, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 45, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 45। x का वैल्यू 45 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 45। तो अनदर नंबर क्या होगा, ये तो x स्मॉलर नंबर था ना, तो ये स्मॉलर नंबर, और बड़ी संख्या क्या होगी x + 27, यानी 45 + 27, 5 7 12 4 72, ये बिगर नंबर आ जाएगा या लार्जर नंबर। और इन दोनों को ऐड करके हम लोगों से क्वेश्चन में इन दोनों को ऐड करके पूछ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करो
और 5 2 7 4 7 11 117 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। यानी दोनों तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यही हम लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा आप लोग इस मेथड से ही जाओ, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में, इवन 10 सेकेंड 5 सेकेंड में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है हम लोगों का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ सम ऑफ ₹9900 यानी 9900 इज डिस्ट्रीब्यूटेड among A, B and C, यानी 9900 रुपये को A और B, C में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है such that B gets 2/7 part of money got by A plus C and C gets 3/8 part of money got by A plus B। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द अमाउंट गॉट बाय ए इज। मित्रों क्वेश्चन है आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, और हिंदी में मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। एक राशि है जिसकी वैल्यू है 9900, और उस 9900 राशि को 3 व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि बी को 2/7 पार्ट मिलता है ए और सी के बराबर, यानी ए और सी को जितना मिलता है उसके 2/7 बी को अकेले मिलता है, और सी को कितना राशि मिलता है, ए और बी को जितना मिलता है उसके 3/8 सी को राशि मिलता है। ठीक है, तो बस क्या करना है, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जो डाटा गिवन है, जो लैंग्वेज में गिवन है, उसे हम लोग मैथ्स के टर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बी को मिल रहा है ना मित्रों, एक तरफ यहाँ पे देखो बी मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है 2/7 पार्ट ऑफ ए प्लस सी। ठीक उसी तरह सी को कितना मिल रहा है 3/8 पार्ट ऑफ ए प्लस बी। तो क्वेश्चन में इतना पूछा जा रहा है, हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन में क्या है कि इन दोनों को, बस इससे आगे बढ़ते चल जाओ। अब रेशियो के टर्म में ला दो। रेशियो के टर्म में कैसे आएगा, यहां पे बी ऐसे कर सकते हो, बी अपॉन ए प्लस सी इक्वल टू 2/7। ठीक, यहां भी वैसे ही कर सकते हो, सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 3/8। तो यहां पे क्या होगा, b इज टू ए प्लस सी, तो यहां पे 2:7। ठीक है, यहां पे b इज टू ए प्लस सी, यही है ना मित्रों, इक्वल टू 2:7। ठीक, यहां पे c इज टू ए प्लस बी इक्वल टू 3:8। ठीक है, अब हम लोगों ने जो लैंग्वेज गिवन था उसको हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख डाला। ठीक है, और यहाँ पे अपना एक बात ध्यान रखना है, कितने राशि को डिवाइड किया जा रहा है, तो 9900 को डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो डिवीजन हो रहा है, तो इस डिवीजन में कितना यूनिट का डिवीजन हो रहा है, सिर्फ 9 यूनिट का डिवीजन हो रहा है ना, 9 यूनिट का डिवीजन हो रहा है, यानी 2 × 7 यानी 2 + 7। और यहाँ पे कितने यूनिट का डिवीजन हो रहा है, यानी 11 यूनिट में डिवीजन हो रहा है। ठीक है,
9900 रुपये का, यानी 11 यूनिट की वैल्यू 9900, यहाँ 9 यूनिट की वैल्यू 9900। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मित्रों 1100, और यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 9900 को 11 से अगर हम लोग डिवीजन करते हैं तो कितना आ जाएगा? 900 रुपया। ठीक है, तो यहां से मित्रों आप लोग बी और सी का डाटा आराम से निकाल सकते हो। बी का 2 यूनिट और सी का 3 यूनिट। तो यहां पे सी का जो है 3 यूनिट है। ठीक है, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 900 इंटू 3 यानी 2700। ठीक, यहां पे बी का कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। बी का कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। तो 1100 और गुना 2 2200, यानी बी को 2200 रुपये मिलेगा, सी को कितने मिलेगा? 2700। लेकिन इन दोनों के बारे में तो पूछा ही नहीं है, ए के बारे में पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि कितने राशि का डिवीजन हो रहा है? 9900 का, और 9900 में बी को मिला 2200 रुपये, काफ़ी कम रुपए इससे मिले। सी को 2700, यानी सबसे ज़्यादा रुपये ए को ही मिला। तो यहाँ पे 9900 को घटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2200 प्लस 2700 को प्लस करोगे तो 4900, और इन दोनों को घटाओगे तो 5000 रुपये। यानी यहाँ पे राजा बन गया ए को सबसे ज़्यादा अमाउंट मिला, 5000 रुपये ए को मिला। 9900 रुपये को कुछ सर्टेन इस टाइप से डिवाइड किया गया कि ए को 5000 मिला, बी को 2200 और सी को 2700। और डिवीजन कैसे हुआ? बी को कितना मिलता है? ए प्लस सी को जितना मिलता है उसका 2/7 पार्ट बी को मिलता है। सी को कितना मिलता है? ए और बी को कंबाइंड जितना मिलता है उसका 3/8 पार्ट सी को मिलता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बस समझने वाली बात थी, फ्रेम करना था इसको सिर्फ। तो यही अपना है अमाउंट रिसीव्ड बाय ए, अमाउंट रिसीव्ड बाय ए। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, 2 या 3, उसके बाद अगले सेशन में फिर हम लोग इस टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, एप्टीट्यूड में कोई सवाल मुश्किल नहीं होता है, बस हम लोग को दिक्कत कहाँ आती है कि क्वेश्चन को भी हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व समझ में आ जाता है तो सॉल्व करना 10 सेकेंड या 20 सेकेंड का ही काम रह जाता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। देखो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, यानी 2 नंबर का रेशियो 4:5 में है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 रेस्पेक्टिवली। अब क्या होता है कि हर एक नंबर को 25 से रिड्यूस कर दिया जाता है। इफ ईच नंबर इज reduced by 25, then the ratio becomes, तब जो रेशियो है वो कितना हो जाता है? then the ratio becomes 3:5। ठीक है, अब यहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द सेकेंड नंबर। ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जैसा भी पूछे, हम लोगों का काम क्या है? सॉल्व करना काम है। तो यहां पे सबसे पहले देखो, 2 नंबर है, रेशियो कितना में गिवन है? 4:5 में। ठीक है, 2 नंबर ले लिया, पहला नंबर और दूसरा नंबर, इनका रेशियो कितना है? 4:5। अब क्या कर रहा है? इफ ईच नंबर इज रिड्यूस्ड बाई 25 देन द रेशियो बिकम्स 3:5। ये पहले का रेशियो है, पहले का। अब यहां पे जो होगा
3:5। ए कब है? घटने के बाद, घटने के बाद यानी बाद का, ठीक है। दोनों नंबर घटेगा तो यहाँ पे रेशियो भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 3:4 रेशियो होगा, यहाँ पे भी 4, ठीक है। अब मित्रों यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, दो नंबर है और उनका रेशियो 4:5 के रेशियो में है। अब क्या कर रहा है कि इन दोनों नंबर एक समान नंबर जो कि 25 है उससे घट जा रहा है, और जब उससे समान नंबर से घट रहा है तो इसका रेशियो बन जा रहा है 3:4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेशियो भी देखो, 4 से 3 घट रहा है 1, 5 से 4 घट रहा है 1, यानी मतलब इस एक यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में हमें दिया गया है 25, इस एक यूनिट का वैल्यू 25 दिया गया है, तो हम लोगों से सेकेंड नंबर दिया गया है, और सेकेंड नंबर ओरिजिनल नंबर है यहाँ पहले का, तो हम लोग सेकेंड नंबर को निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड नंबर इक्वल टू 5 × 25 यानी 125। अगर आपसे फर्स्ट नंबर पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप लोग निकाल सकते हो। फर्स्ट नंबर इक्वल टू 4 × 25 यानी सेकेंड नंबर 100 होगा, और सेकेंड नंबर 125 एंड फर्स्ट नंबर विल बी 100, ठीक है। अगर आप लोग बेसिक से सॉल्व करना चाहते हो तो बेसिक से सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं है। उसमें क्या करना होगा, एक्स का यूज करना होगा और बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब ये 10 सेकेंड में बनने वाला है तो बेसिक से मैं कहूँगा कि बेसिक से आप लोग सॉल्व नहीं करना, यानी एक्स मान के सॉल्व नहीं करना, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करना, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अगर बेसिक से अगर करना चाहो तो ऐसे कर लेना, जिनको मन हो, इच्छा हो बेसिक से वो कर लेना। दो नंबर मान लो एक्स और वाई है और इनका अनुपात है 4, इससे पहला इक्वेशन निकालना, और उसके बाद दूसरा, इफ़ इच नंबर इज रिड्यूस्ड बाई 25 तो x - 25 और y - 25, और इनका अनुपात क्या है 3:4। इन दोनों की मदद से x और y का वैल्यू निकाल लेना, इक्वेशन सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। चलो इसके बाद 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद आज का अपना सेशन को हम लोग अंत करेंगे। अगला क्वेश्चन में स्लाइटली डिफरेंस होगा, मतलब ऐसा ही होने वाला है लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कैसे? जब मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखूंगा तो पता लग जाएगा। two numbers are in the ratio of 5:7 respectively. If each number is increased by 20 then the ratio becomes 9:11. ये तो सेम क्वेश्चन ही हो गया, उसी टाइप से हो गया। If each number is increased by 20 then the ratio becomes 9:11। अब यहाँ से पूछ रहा है आपको फाइंड द नंबर, दोनों नंबर बताओ कि नंबर कितने कितने हैं। ये तो उसी टाइप से क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर है यानी 1 और 2 रोमन में मैंने लिख दिया, और इनका रेशियो क्या है 5:7। ये पहले का यानी ओरिजिनल में यही है, ठीक है। और इफ इस नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 20, अब 20 से बढ़ जाता है तो इनका रेशियो हो जाता है 9:11। ये आफ्टर का है, ठीक है, आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 20, ठीक है।
तो 20 बढ़ जाती है। तो इन दोनों नंबर में देखो जो रेशियो में इंक्रीमेंट हो रहा है अगर इक्वल है तो दिए गए संख्या से इक्वेट कर डालो। तो यहाँ पे 5 और 9 में देख रहे हो 4 से बढ़ रहा है, 7 और 11 में 4 से बढ़ रहा है, यानी 4 यूनिट से बढ़ रहा है दोनों संख्या पहले और बाद में, और उस संख्या का वैल्यू गिवन है 20। तो 4 यूनिट को 20 से इक्वेट करो और इस तरह से 1 यूनिट का वैल्यू आया 5 आया। अब जब 5 आ गया तो यहाँ से तुम लोग दोनों संख्या निकाल सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर 5 × 5 यानी 25, और सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा 7 × 5 35। अगर आपसे पूछ जाए कि इंक्रीमेंट के बाद कितना होगा तो रेशियो 9 और 11 का लेना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा है फाइंड द नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है। तो ओरिजिनल नंबर हम लोगों का क्या होगा, पहला 25 और दूसरा 35, ठीक है। अब मैं आखिरी क्वेश्चन अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। देखो दो नंबर है, टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5:9 respectively if each number is increased by 9। अब इसमें जो हर एक संख्या है वो कितने से इंक्रीज कर रहा है, 9 से। इफ each number is increased by 9, if each number is increased by 9 then the ratio becomes 16:27। अब जब 9 से इनका संख्या बढ़ जा रहा है तो रेशियो में चेंजेज आता है, और रेशियो कितना बन जाता है, देन द रेशियो बिकम्स 16 और 27 के अनुपात का नया रेशियो हो जाता है। तो यहां से हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड द वन नंबर, फाइंड द वन नंबर, ठीक है। चलो क्वेश्चन को नोट डाउन करो जल्दी से। दो नंबर है जिनका रेशियो है 5:9 का, और क्या बोला जा रहा है कि इनमें से इच नंबर इज इंक्रीज बाई 9, यानी 9 से हर एक संख्या बढ़ जाता है तो रेशियो में भी बदलाव आ जाता है, और रेशियो हमारा हो जाता है 16-27 के रेशियो में। तो फाइंड द वन नंबर पूछ रहा है, ठीक है। मेथड तो वही है, उसी मेथड से आप सॉल्व करते हैं। यहाँ पहला संख्या और यहाँ पे दूसरा संख्या। ओरिजिनल में इनका रेशियो क्या है, ओरिजिनल में इनका रेशियो क्या है 5:9। अब क्या कर रहा है, इफ इच नंबर इज इंक्रीज बाई 9, तो आफ्टर इंक्रीमेंट देखो, आफ्टर इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा इनका रेशियो, 16 और 27 का, 16 और 27 का। तो पिछले दो क्वेश्चन में एक इंक्रीमेंट का था और एक डिक्रीमेंट का था, लेकिन उन दोनों में हम लोग देख रहे थे यहां से बढ़ के और यहां से बढ़ के था तो वो एक समान संख्या था, या यहां से घट के एक समान संख्या था। तब हम लोग क्वेश्चन में दिए गए वैल्यू से इक्वेट कर देते थे। और यहाँ पे देखो 5 से अगर 16 में जाओगे तो कितना है, 11 से यहाँ पे बढ़ रहा है, और 9 से 27 में जाओगे तो कितना से बढ़ रहा है, 18 से बढ़ रहा है। तो क्या हम लोगों का आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। इन दोनों के बीच रेशियो में, यानी ओरिजिनल और आफ्टर इंक्रीमेंट में है, इनके बीच के ब्लैक इंक में लेता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी है। 5 और 9 के बीच डिफरेंस क्या है, 4, और 16 और 27 के बीच में क्या है डिफरेंस, 11। अब क्या करो, जो डिफरेंस आया ना तो एक दूसरे से इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। जहां ऐसे 5 और 9 के बीच 4 का डिफरेंस आया तो यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब जो हम लोगों का रेशियो आएगा दोनों का, उसके बीच में अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो एक समान डिफरेंस होगा। कैसे, अभी देखो। अब यहाँ पे 1 और 2 को मैं ऐसे लिखता हूं
और 5 से 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 55 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 99। वैसे 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 64, और 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 108। ठीक है, अब मित्रों यहाँ पे ध्यान दो, हम लोगों का कितना से बढ़ रहा था, इफ इच नंबर इज इंक्रीज बाई 9। अब यहाँ से देखो 9 से बढ़ रहा है, हाँ जी बढ़ रहा है। ये 9 से बढ़ रहा है, हाँ जी 9 से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 9 से बढ़ रहा है यानी 9 यूनिट का वैल्यू, क्वेश्चन में कितना है 9, तो 1 यूनिट का कितना वैल्यू होगा 1। ठीक है, तो आपसे एक नंबर पूछ रहा है, और एक नंबर जब यहां से हम लोगों ने इक्वालिटी कर दिया परसेंटेज के बाद, तो हम लोगों का आंसर अब इससे निकलेगा कि इससे निकलेगा, ना कि इससे। तो इसको भूल जाओ, अब इससे हमारा नया रेशियो ए है और इसी से हम लोग आंसर निकालेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 55 इंटू 1 यानी 55 ही होगा। सेकेंड यूनिट क्या होगा, सेकेंड नंबर 99 है तो 99 इंटू 1 यानी ये 99 हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, और हम लोगों ने आज बेसिक तो पढ़ ही लिया, और बेसिक के साथ लगभग 8 क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, और परसेंटेज जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो आज तो आसान ही लगा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए भी कोई बात नहीं है। मैंने एकदम बेसिक से समझाया, और मैंने बेसिक से समझाते समझाते क्वेश्चन अलग अलग तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को कराया। उम्मीद है आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और इस सेशन से अगर आप लोगों ने कुछ सीखा होगा तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, कलीग सबको शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 होगा, और उस सेशन में हम लोग इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2 को फिनिश करने का कोशिश करेंगे। मित्रों मिलते हैं फिर नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।